प्रथम वैज्ञानिक क्रांतिकारी जो पहली बार बताया कि कार्य के पीछे कारण होता है, दुख के पीछे कारण होता है और उसका निवारण होता है। ऐसी वैज्ञानिक परंपरा को शुरुआत करते हुए, दार्शनिक पहलुओं को शुरुआत करते हुए तथागत गौतम बुद्ध और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संत शिरोमणि रविदास, कबीर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले होते हुए सारे इस मोतियों को पिरोते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के एक विद्रोही नेता थे, कानूनविद थे, प्रखर बुद्धिजीवी, दार्शनिक, राजनेता, उनको बहुत कुछ बोला जा सकता है, वो कम पड़े। मैं उनके 134वीं इस जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ढेर सारी बातें हुई हैं। मैं 2-3 घंटे से बैठा हूँ और मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ कि हमारे देवरिया की धरती पर इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग एकाग्रपूर्वक सुन रहे हैं। कुछ परंपरागत बातें, रटी रटाई चीजें होती हैं, मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आप सुनते आए और ढेर सारे यहाँ सम्मानित लोग हैं, उनका मैं नाम भी नहीं लेने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ क्योंकि समय अभाव है। दोस्तों, मैं कुछ नई चीज बता रहा हूँ, नए सवाल आपके बीच में डाल रहा हूँ जिस पर चुप रहा जाता है। यहाँ चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग है कि एक सवाल यह है कि बाबा साहब के पहले क्या समाज में परिवर्तन होता था या नहीं होता? हम कभी भावना में यह हो जाता है कि समाज तब तक एकदम खराब चुका था और उसके पहले परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह सच नहीं है। 1947 के भी पहले भारत में ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन शोषण थे। हजारों साल से जो जाति व्यवस्था का जहर था, उस जहर के खिलाफ जब से ब्राह्मणवादी परंपरा थी, उसी के अगेंस्ट श्रवणवादी परंपरा थी जो गौतम बुद्ध से चलते हुए आ रहा है और परिवर्तन हो रहा था। इसलिए हम आश्रम में, उत्तेजना में, भावना में बोल देते हैं कि उसके पहले लगता था घनघोर अंधेरा था, लेकिन उसी में शिक्षा की मिसाल कौन कौन किया है? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीर और कबीर की परंपरा के हजारों संत जिनके कागज को छीन कर फाड़ दिया गया। उत्तर, पूर्व, पश्चिम सारे दिशाओं में जो संत परंपरा आई थी, वो विद्रोही परंपरा थी जो गद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रही थी और राजशाही के खिलाफ। तो यानी परिवर्तन समाज का नियम है और उसमें ऐसा नहीं है कि एक बाबा साहब के आने से पहले वो निरंतरता नहीं थी, उस कड़ी को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। दूसरी चीज हम लोग छिपा रहे हैं कि अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों से पहले जो राजशाही सामंती व्यवस्था थी, अंग्रेज औद्योगिक क्रांति अपने देश में की हुई और वह फैक्ट्रियों का जो क्रांति किए थे, एक पूंजीवादी समाज बनाए थे, एक साम्राज्यवादी युग में प्रवेश किए थे। तो जब भारत के सामंती व्यवस्था में आए तो यहाँ दरार था। वो दरार का ही फर्क था कि आपके हिंदुस्तान में ब्रिटिश सेना में महारों की मात्र 500 की सेना थी, 25,000 पेशवाओं के साथ युद्ध किया और उन्होंने पराभूत करके वहां के पेशवा राज को किनारे रखा। ये सच्चाई है कि नहीं? सेना में हमारे लोग भर्ती होते थे। बाबा साहब के खुद पिताजी सूबेदार थे सेना में। तो ऐसा नहीं है कि पहले कोई लोग पढ़ता था, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन मेन चीज यह है कि अंग्रेजों 1947 से पहले भारत में एक तरफ अंग्रेजों का पूंजीवादी व्यवस्था था, दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवादियों का मनुवादी व्यवस्था, दोनों आपस में गठजोड़ करके देश में शोषण करता। वकील साहब, इस चीज को ध्यान देना है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों मिलकर हमारे देश में शासन कर रहे थे, सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं सही सकता। इस पे अगर सवाल होगा तो आप बोल सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारे दो दुश्मन, एक तरफ बाबू पीछे आ जाओ और दूसरी पीछे आ जाओगे, इनका वीडियो बना ले। ब्राह्मणवाद से भी हम लड़ना है, पूंजीवाद से भी लड़ना है।
राज्य और अल्पसंख्यक एक नामक किताब है, हमारे दोस्त अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब क्या कहते हैं, आखिर हमारा शोषण क्यों होता है? ये मुट्ठी भर लोग शोषण कर ले रहे हैं, मुट्ठी भर, बहुत भारी संख्या में नहीं है शोषण करना, तो उसका कारण होता है जब आपके जल जंगल जमीन यातायात के साधनों, आपके खेती बाड़ी पर, खादान पर सबका मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहेगा तो शोषण होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में राज्य नामक किताब में लिखते हैं कि शिक्षा हो, जमीन हो, खेती बाड़ी हो या जल जंगल जमीन हो, सब पे राज्य का कब्जा होना चाहिए, सरकारीकरण होना चाहिए, राजनीति समाजवाद आना चाहिए। ये बाबा साहब का कथन है। उस किताब को नेहरू ने धीरे से छिपा था। वो राज्य और अल्पसंख्यक उनका मूल संविधान था, बाबा साहब का लिखा हुआ 1947 के पहले लिखे थे और उसको जब पेश किया गया था तो उसको धीरे से किनारे लगा दिया। और आज राज्य और अल्पसंख्यक उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी भारत में 1% लोगों के पास 40% पूरी भारत की संपत्ति आ चुकी है। इतनी असमानता फैली हुई है। मतलब हम बहुत एक तरफ खुश हैं कि हमको बोलने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला, ये सच्चाई है, लेकिन चुनौती भी है उसी के पीछे छिपा हुआ कि हमको संघर्ष भी करना है इसके खिलाफ। इसीलिए हम बोलते हैं कि बाबा साहब मेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। यह शब्द इसीलिए बोला जाता है कि वह अधूरा क्या है कि एक पूरी दुनिया के अंदर जब लोकतंत्र आया है और भारत में भी जब संघर्ष चला तो लोकतंत्र आया, लेकिन उसी लोकतंत्र के पीछे छिपे हुए जो हमारे देश के ब्राह्मणवादी पूंजीवादियों का गठजोड़ आज भी कायम है। नतीजा क्या है कि हमारे विद्यालय सब निजीकरण की तरफ चले गए, हमारे उद्योग धंधे जो सरकारी थे निजीकरण की तरफ चले गए, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में फिर से कैद होना शुरू हो गया है भारत का यह जो धन संपदा या भारत की यहाँ तक की सेना तक, यहाँ तक की ढेर सारी संस्थाएं जितने भी गिन लीजिए, बैंक हो, LIC हो, बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां हो, ये एक खतरनाक समय आया हुआ है कि मात्र चंद्र 1% लोगों के हाथों में जब 40% संपदा जा चुकी है, बेरोजगारी 28% तक जा चुकी है, ऐसे समय हमारे देश के नौजवानों को क्या करना है कि बाबा साहब का शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस संघर्ष के रास्ते को हम कैसे मजबूत करेंगे, कैसे सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे, इस चुनौती के लिए संगठित और संघर्ष के रास्ते को अपनाना होगा। इसी के साथ मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई साथी। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में